गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन खिची। आज आपकी सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर जो हम मेनली देखेंगे वो ये है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है उसका डायमैग्नेटिक, सेकंड होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक को हिंदी में हम प्रति चुंबकीय कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को, जो अगर हम इस पर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उससे उस मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। तो अगर हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये वाले पदार्थ हमेशा उससे प्रतिकर्षित होंगे। जैसे कि अगर मैंने इस पदार्थ को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो यहाँ पर ये अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगा जो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, या कि हम इसे बोले परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात, इन वाले सब्सटेंस में क्या देखने को मिलती है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होने का प्रयास करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद क्योंकि इन वाले पदार्थों में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाने के बाद कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो दूसरी डायरेक्शन में जाने के बाद इक्वल और अपोजिट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसलिए ऐसे पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो हमेशा शून्य या लगभग शून्य के बराबर ही आएगा। चौथी बात इन वाले पदार्थों में होती है कि इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता यदि हम निकालेंगे तो निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे हमेशा इनकी कम ही आएगी। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इनका नाम ही अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं। अगर मैंने इनको किसी चुंबक में रखा है तो ये उसी तरह से ही अपने आप को ओरिएंट करेंगे या अभिविन्यासित करेंगे जिस डायरेक्शन में खुद चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। इसमें जो दूसरी बात ये होती है कि चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय की उपस्थिति में धातु आयनों के भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होंगे। और अगर हमने किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनका अगर मैं टोटल चुंबकीय आघूर्ण निकालने की कोशिश करूंगी तो ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन होके, या मैं हम बोले अभिविन्यासित होके फैल जाएंगे। इसका मतलब इनका जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो अगर हम निर्वात से इसकी तुलना करेंगे तो उससे इसका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा अधिक आएगा। जबकि आप इसमें देखिए, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कक्षक में कुछ इसी तरीके से आ सकते हैं, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जितना इस तरफ है उतना और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल और अपोजिट होने के कारण इसका परिणामी आघूर्ण हमेशा शून्य आता है। एक तीसरे तरीके का जो चुंबकीय हम जिसकी बात करते हैं, चुंबकीय गुण की बात करते हैं, वो हम बोलते हैं सहकारी चुंबकत्व या कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। इस तरीके के सब्सटेंसेस में क्या होता है कि कुछ चुंबकत्व जो अनेकों परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉन चक्रण के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब के आपस में इंटरेक्शन होने के बाद जो क्रिया हो रही होगी उसके बाद कुछ अलग तरीके का चुंबकत्व उनमें उत्पन्न हो जाता है या मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है। तो पहला जो होता है वो सब जानते हैं आप, फेरोमैग्नेटिज्म। दूसरा जो होता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और तीसरा जो होता है वो फेरीमैग्नेटिज्म होता है। फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो मेनली FeCO और Ni के टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का बेतरकीबी से वितरण होता है। मतलब अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा तो किसी का इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में, इस तरीके से कुछ फैला रहता है। लेकिन जैसे ही आप उनको चुंबकीय क्षेत्र में लगा देंगे इस वाले सब्सटेंस को, तो उनके सारे जो चुंबकत्व जो होंगे वो अपने आप को कुछ एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि इन वाले सब्सटेंस में हमेशा ही चुंबकत्व अधिक पाया जाता है। जैसे कि आप लोहे की कील में देखते हैं। एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें आपके नाम से ही पता चल रहा है कि एंटी फेरो का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें क्या होते हैं कि आधे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण शेष आधे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के विपरीत होता है। अगर इसका ऐसा है तो दूसरे वाले का ऐसा होगा, इसका ऐसा है तो इसका ऐसा होगा। तो ये अपने अंदर चुंबकत्व को लगभग शून्य या हम किसे कहें इक्वल ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं।
और तीसरी कैटेगरी आती है, ये उनमें पाया जाएगा जिनमें कि डी इलेक्ट्रॉन्स सारे पेड होते हैं। उन वाले कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स लें और उस कॉम्प्लेक्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 या D8 आता है, तो उस कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पेयर्ड होंगे। पेयर्ड होने के कारण वो कुछ इसी तरीके का बिहेवियर शो करेंगे। तीसरा होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण का अपूर्ण निरस्तीकरण होता है। मतलब कैंसिलेशन तो होता है बट इतना नहीं होता, लगभग आधे के करीब होगा। इसका आधा कैंसिलेशन हो गया, फिर इसका आधा हो गया, फिर इसका आधा हो गया, मतलब कैंसिल होने के बाद कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म इसमें बच जाता है। ये लगभग ये पाया जाता है Fe3O4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। अब आता है सेकेंड टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी। अगर हम मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी की बात करें तो वो हम डिटरमाइन करते हैं गॉस बैलेंस से। गॉस बैलेंस का आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे। इस वाले बैलेंस में कुछ नहीं होता, ये जो एक सुई होती है जो उसके वेट को बताएगी कि वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। जो सब्सटेंस मैंने यहाँ लिया हुआ है, यहाँ एक ट्यूब लगी हुई होती है, उस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा सब्सटेंस डाल देते हैं और ये एक मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ लगा रखा है। इस गॉस बैलेंस का में पदार्थ रखने के बाद अगर वेट इंक्रीज होता है तो वो जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक होगा और उसकी मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी ज़्यादा आएगी। और अगर यहाँ बैलेंस में रखने के बाद सब्सटेंस का जो वेट होता है वो डिक्रीज़ होता है तो जो सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी कम होगी और उसका जो सब्सटेंस होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। तो ये मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे गॉस बैलेंस कहा जाता है।